कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लालो, आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण और मजेदार क्लास होगी। जिन बच्चों का बीएसटीसी का पेपर है और साथ ही में दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए कारगर साबित होगी। आज की रामबाण की तरह साबित होगी आज की क्लास। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। आज के करंट के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले करंट क्वेश्चन की कि 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? लाडले, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन? चार देश आपके सामने। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में आंसर जरूर बताएं और एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर कर दें आज के सेशन को। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल लाडले, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका स्पेन। कौन होगा? स्पेन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल लाडले, स्पेन ने 1-0 से आपके किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। तो उपविजेता कौन सी टीम रह गई? आपकी इंग्लैंड रह गई। ठीक है, बिल्कुल लाडले। और बात करेंगे विजेता, तो विजेता कौन रह गई? आपकी स्पेन रह गई। ठीक है, बिल्कुल लाडले, इसका राइट ऑप्शन आपका स्पेन होगा। ठीक है, बिल्कुल, जो 2023 खिताब जीता है और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में। स्टेडियम कहां था? ऑस्ट्रेलिया का था, यह भी ध्यान में रखना। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के कहां? आपके सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर है? सिडनी शहर में यह स्पेन में जो फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था, 1-0 से शिकस्त दी थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट कितना था? 1-0 का था। ठीक है, मैच में एकमात्र गोल स्पेन की महिला जो कप्तान थी, कौन सी? ओल्गा कोरमोना। ओल्गा कोरमोना थी। ओल्गा कोरमोना, इन्होंने जो अंतिम क्षणों में ये लास्ट जो आपका गोल किया गया था, ठीक है, 29वें मिनट में, ये भी ध्यान रखना कब? 29वें मिनट में, लास्ट में मिनट में ये गोल किया गया था आपके जो स्पेन की कप्तान थी उसके द्वारा, और 1-0 से जीत हासिल की थी। 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉड्यूल का अनुसरण करना चाहता है? तो कौन सा देश है जो अनुसरण करना चाहता है? जापान, रूस, इंडोनेशिया या फ्रांस? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं, बिल्कुल सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में छाप दीजिए। देखें कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉड्यूल का अनुसरण करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडोनेशिया देश जो आपके भारत देश के जन औषधि केंद्र मॉड्यूल का अनुसरण करना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिनसिनाटी ओपन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जेनसन कुबलर, कार्लोस अल्कराज या इनमें से कोई नहीं? तो किसने जीता है यह आपके सिनसिनाटी ओपन मास्टर्स का खिताब? यह आपको बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। बिल्कुल लाडले, जो सिनसिनाटी ओपन मास्टर्स का खिताब है आपके नोवाक जोकोविच ने जीता था और हराया किसको? तो कार्लोस अल्कराज को हराया था। ठीक है, तो उपविजेता कौन रहे थे यह भी बात करना कि इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? आपके कार्लोस अल्कराज थे और विजेता कौन थे? आपके नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता था। बात करेंगे इसके अलावा कि हाल ही में डीजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बना है। कौन सा एयरपोर्ट है जो पहला बना है? नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है। बिल्कुल छाप दीजिए, डीजी यात्रा। बहुत ही चर्चा में रहा था यह विषय अभी, डीजी यात्रा। तो आने वाले एग्जाम में, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे आपके बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम हो, चाहे आपके आर्मी अग्निवीर वाले हो, चाहे एमएस की भर्ती हो, चाहे सीआरपीएफ को, चाहे एसएससी जीडी की हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी डीजी यात्रा वाला ये क्वेश्चन। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में जरूर आंसर दीजिए। बिल्कुल लाले, जो डीजी यात्रा, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन होगा गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो कहां पे है? असम में। ठीक है, बिल्कुल लाडले, ये आपका राइट ऑप्शन था
तो असम में है जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है वो डीजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यात्रा का अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील का जो क्षेत्र में इन्होंने जो कदम रखा था। जो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बिल्कुल एलबीआई अभिनव डीजी यात्रा सुविधा करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, बिल्कुल लाडले। इसके साथ ही और बात करें इसके इस तरीके से जो क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जो एक निर्बंध एवं परेशानी मुक्त यात्रा करने वाला को तैयार कर दिया आपके किसके द्वारा, गुवाहाटी एयरपोर्ट असम के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में कौन सी सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंद प्रतियोगिता आयोजित करेगी, किस अवसर पे, जन्माष्टमी के अवसर पर, यह आपको बताना है। तो कौन सी सरकार है जो जन्माष्टमी के अवसर पे प्रो गोविंद प्रतिष्ठा जो प्रतियोगिता आयोजित करेगी? महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। और यह बात कर आपकी जो चंद्रयान 3 है उनके वैज्ञानिकों के द्वारा यह बात एकदम साबित की है, सिद्ध साबित हुई है बिल्कुल, क्योंकि उनके चंद्रयान पश्च 2008 में जो अनसक्सेस रहा था, फिर 2019 में लंबे अंतराल के बाद में फिर कोशिश जारी की, फिर भी एंड टाइम पे जैसे चंद्रयान की जो कक्षा में प्रवेश करने के बाद में जो संपर्क टूट गया था, उसके बाद लैंडिंग क्रैश हो गया था, फिर वापस 2019 से वापस उन्होंने मेहनत हारी नहीं, बिल्कुल मेहनत जारी रखी और हौसला हारा नहीं। और 2023 में 23 अगस्त 2023 को शाम को ये सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है चंद्रयान 3। बिल्कुल तभी उन्होंने कहा था कि ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं, इसीलिए कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे लाडले। तो इसका बताइए एक बार, जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सी सरकार प्रो गोविंद प्रतियोगिता आयोजित करेगी, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। बिल्कुल लाडले, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा, महाराष्ट्र सरकार। कौन सी, महाराष्ट्र सरकार इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल जो महाराष्ट्र सरकार के पहले मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे के द्वारा नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार इस साल जो दही हंडी के नकद के पुरस्कार के साथ गोविंद प्रतियोगिता करेगी। कौन सी, एक तो दही जो हंडी होती है, दही हांडी प्रतियोगिता के साथ साथ ही यह आपकी जन्माष्टमी पे जो प्रो गोविंद प्रतियोगिता भी साबित करेगी। और जो आपके सीएम कौन है, आपके एकनाथ शिंदे। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम। उत्तर प्रदेश के सीएम भी बहुत बार चर्चा में रहे, तो वो कौन है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, बिल्कुल बात करें राजस्थान की, राजस्थान के सीएम सभी को पता है, श्री अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम है। ठीक है, बिल्कुल जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे। ठीक है, ये याद रखना, आपके दही जो हांडी है उसके साथ ही ये आपकी महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर गोविंद प्रतियोगिता भी जारी करेगी। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा आपके चंद्रयान 3, बिल्कुल जिसकी बात कर रहे थे, बिल्कुल एक बार फिर से सभी भारतवासियों को चंद्रयान 3 की सफल परीक्षण या सफल लैंडिंग के लिए आप सभी का शुभकामनाएं अपनी गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से। और आप सभी जितने भी आपके जो मिसाइल थी आपकी LVM-3M4, ठीक है, कौन सी थी, मिसाइल के बारे में, इसका बहुत बार पूछा जा सकता है, यह ध्यान में रखना। जो आपकी चंद्रयान 3 थी, कौन सी, चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के लिए एक बार तो आपके इसरो के सारे वैज्ञानिकों को अपनी गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो प्रेक्षण तिथि थी यह पूछा जा सकता है, यह भी ध्यान में रखना। तो प्रेक्षण तिथि थी लाडले 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे, दोपहर को 2:35 पे 14 जुलाई 2023 को प्रेक्षण तिथि थी आपकी चंद्रयान 3 की। बात करेंगे मिसाइल की, तो मिसाइल कौन सी थी, आपकी मिसाइल थी LVM-3M4 आपकी मिसाइल थी। और बात करते हैं सफल लैंडिंग की, तो सफल लैंडिंग लाडले 23 अगस्त 2023 को शाम को सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका था भारत का जो बिल्कुल आपकी ये थी चंद्रयान 3। बिल्कुल लाडलो, जो गौरव पल है, जो पूरे विश्व में प्रथम देश है जो दक्षिण ध्रुव पे लैंडिंग करने वाला, दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश है। बिल्कुल बड़े फक्र की बात है, सीना चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल लाडलो,
जब ये कीर्तिमान हासिल किया है भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा, जो आपको कीर्तिमान बना है आपके इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे कि निम्न में से डॉपलर इफेक्ट संबंधित है। बिल्कुल लाडलो, बताइए कि डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? प्रकाश, चुंबकत्व, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल लाल, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक कमरा होता है, एक कमरे में जैसा देखा जाए तो ऊपर अगर कमरे में यहां पे एक छेद रहे या जाली बनी हुई होती है, उसमें से अगर प्रकाश आता है, अगर उसमें से जो प्रकाश आता है और प्रकाश आके जैसे निकलता है तो जैसे सामने वाली दीवार होती है उस दीवार पे वहां पे जैसे पड़ता है, ठीक है, सामने दीवार पे सीधा जाता है और वहां पे जो गोल सा बन जाता है जैसा छिद्र होता है, वैसी की वैसी प्रतिक्रिया प्रतिबिंब आगे बन जाता है सामने वाली दीवार पे। इसी को क्या कहते हैं? आपका डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं या डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं अगले एक्शन की ओर। अगला एक्शन, लोहे पे जंग लगना एक है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं या दोनों। बिल्कुल, साइंस की क्लास आती है रोज शाम को 6 बजे, वो लेना न भूले। बिल्कुल, जिसमें अपना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आपका जो संयोजकता वाला टॉपिक है वो भी हमने कंप्लीट करवा लिया है। जैसा कि हमने पहले जो क्लास अपनी बायोलॉजी की क्लास चलती थी, एज इट इज वैसी की वैसी अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चल रही है अपनी केमिस्ट्री की। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए शाम को 6 बजे, ठीक, शाम को 6 बजे साइंस की क्लास के साथ। बिल्कुल, और 8 बजे आती है जो आपके पेपर सोल्स या मैथ्स के क्लास मॉडल पेपर के साथ। बिल्कुल, लोहे पे जंग लगना आपका एक रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले एक्शन की ओर कि आलू एक रूपांतरित है। आलू किसका रूपांतरित है यह आपको बताना है। तो चाप दीजिए, जड़ का है, फल का है, पर्ण का है या तने का है, किसका है यह आपको बताना है। बिल्कुल, एक बात आपको बता देते हैं कि श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से कहा था कि कोई एक इस लाइन लिख, कि कोई ऐसी लाइन लिखे जिससे अगर जो कोई खुश है वो दुखी हो जाए और जो दुखी है वो खुश हो जाए। ये एक लाइन लिख के बताओ। तो श्री कृष्ण ने एक लाइन, श्री कृष्ण के द्वारा जो संदेश दिया गया था, जो आदेश दिया गया था, उसके अनुसार जो अर्जुन के द्वारा जो लाइन लिखी थी वो कौन सी लाइन लिखी गई थी? कि यह समय भी गुजर जाएगा। बिल्कुल, जब श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कहा गया था कि ऐसी कोई लाइन लिखो कि जिससे जितने भी खुश हैं वो दुखी हो जाएं और जो दुखी हैं वो खुश हो जाएं, तो उन्होंने ये लाइन लिखी थी कि यह समय भी गुजर जाएगा। ये लाइन कहने का हमारा पर्पज ये है कि अगर किसी के दुख है तो वो घबराए नहीं, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा, और ज्यादा वो खुश है तो वो भी ज्यादा मचलाए नहीं, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। लाडलो, बिल्कुल हताश नहीं होना है, मोटिवेट होते रहना है। बिल्कुल, मेहनत जारी रखोगे तो एक ना एक दिन जरूर सफलता आपको प्राप्त होगी। तो आलू एक रूपांतरित किसका है लाडले? आपका तने का होता है। किसका होता है? तने का होता है, क्योंकि आलू होता है वैसे जमीन में, जमीन से फिर आलू से आलू दूसरा जुड़ जाता है, फिर नीचे रहती है जड़े, क्योंकि एक से दूसरा जुड़ जाता है तो इसीलिए वो तो हो गया तना, और तने के नीचे हमेशा होती है जड़, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी होती है, जड़ें निकलती है उसके। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा अगले एक्शन की ओर कि दूरदृष्टि रोग निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, साइंस की क्लास में हमने जो दूरदृष्टि दोष है, जो नेत्र दृष्टि दोष है, वो चैप्टर हमने कंप्लीट करवा लिया है। अगर पूरी डिटेल से जानकारी चाहते हो तो अपनी साइंस की क्लास है उसमें जाकर देख सकते हो, अपने पहले बता रखे हैं, अपने पूरी क्लास अपलोड कर रखे हैं। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सारे नेत्र दृष्टि जो रोग है वो सारी की सारी हमने बता रखे हैं, तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन जरूर बताएं देखें कि दूरदृष्टि रोग निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं गुरुजी, सबसे पहले इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। अब बात करते हैं गुरुजी, हमने जब ये नेत्र दोष पढ़ाए थे, कौन से? जब नेत्र दोष पढ़ाए थे तो नेत्र दोष या नेत्र दृष्टि दोष बढ़ाए थे, तो उस समय हमने एक बात कही थी लाडलो कि जो दोष होता है वो दोष होता नहीं है, कि जो नाम दिया होता है वो दोष नहीं होता है। यह आपको ध्यान में रखना, जैसे इसके अपोजिट होता है। मतलब जो दोष नाम है वो दोष नहीं है, वो एक निवारण है, मतलब वो चीज उसको साफ दिखाई देती है। जैसा कि यहां दिखा है कि दूरदृष्टि
रोग है या दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब दोष दे रखा है और दूर का दे रखा है, लाडले ऐसा नहीं है, जिस इसके अपोजिट मानना है। जो दोष होता है वो हमेशा साफ दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है। तो दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की चीज, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। क्या होती है? साफ दिखाई देना, ठीक है। जो दोष नाम होता है वो दोष होता नहीं है, ठीक है। तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, इसे ही दूरदृष्टि बोला जाता है। जस्ट नाम के अपोजिट होता है, ठीक है। अब बात करें तो गुरुजी पहले दूरदृष्टि की ही। तो जैसा कि मानते हैं कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और पास की साफ नहीं दिखाई देती है, तो पास की चीजों को साफ देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? जाहिर सी बात है उत्तल लेंस काम में लेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? उत्तल दर्पण। अब बात करेंगे गुरुजी निकट दृष्टि दोष की। किसकी? निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में नाम क्या होता है? नाम दे रखा है निकट दृष्टि दोष, मतलब जिसके अपोजिट करना हमें, तो है ना, ऐसा ही तो कहा था, बिल्कुल लाड ले। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु तो उसको साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तु उसको साफ नहीं दिखाई देती है। तो लाड ले जब निकट की साफ देख रही है, दूर की साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो दूर की चीजें साफ देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस काम में लेते हैं, क्योंकि निकट की देखने के लिए आपको उत्तल लिया, तो दूर की चीजों को साफ देखने के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। इसके लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल लाड ले। इसके अलावा बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें कि पृथ्वी की बहन, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल लाल ले, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहा जाता है? शाम का तारा। किसका? शाम, सुबह, शाम का, शाम का और सुबह का तारा। सुबह का तारा है, शाम का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सारे के सारे हैं वो किसको कहा जाता है? आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब बात करेंगे सूर्य के सबसे निकट ग्रह। किसके? सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह होता है। कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। और सबसे नजदीक होने की वजह से इतना गर्म हो जाता है कि इसका वातावरण भी नष्ट हो जाता है। इसके पास जस्ट सूर्य के पास नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह के नजदीक कौन सा होता है? शुक्र ग्रह। इसलिए शुक्र ग्रह लाल भी ग्रह हो जाता है, मतलब गर्म ग्रह कहलाता है, क्योंकि इसका तो वातावरण वैसे भी नष्ट हो जाता है, इसको गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, लाल ग्रह भी कहा जाता है। बात करें बृहस्पति की तो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, यह छाप के रखना, ठीक है। पृथ्वी की बहन शुक्र, शाम का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र, सांझ का तारा, शाम का तारा, सारे के सारे शुक्र कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य के निकट ग्रह बुध, ठीक है। बुध का वातावरण का नष्ट हो चुका है क्योंकि सूर्य सबसे नजदीक है, ज्यादा गर्म हो गया, ठीक है। बात करेंगे बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, और बात करते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे, ईसीजी किसी से संबंधित है? ईसीजी किसी से संबंधित है? अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो वो पहले लिख लेते हैं। फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी का फुल फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल लाड ले। तो ईसीजी संबंधित किससे हैं इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें क्या त्वचा से है या एंटीबायोटिक है या हृदय की जांच से? आप सभी को पता होगा, बिल्कुल लाड ले। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से होती है। किससे होती है? हृदय से होती है। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा या कहीं अगर हॉस्पिटल में जाना हुआ तो वहां पर देखा होगा कि आपने, ठीक है, ठीक है, ऐसी कुछ लाइन नहीं होती, कुछ मशीन लगी होती है पेशेंट के पीछे, और वही होती है आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो आपकी मशीन होती है, ठीक है। अब जैसे ही ये लाइन अगर सीधी हो गई, ठीक है,
जैसे ये लाइन सीधी हो गई, ठीक है, चलना चलना फिर एकदम अगर सीधी हो गई, अगर सीधी चल जाती है तो यहीं पे इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जब तक टेढ़ी चलती है तब तक मतलब ऊपर नीचे चलती है, मतलब हृदय इसका कार्य कर रहा है। तभी कहा गया है कि इंसान को सदैव टेढ़ा होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए ना। सीधा हो जाओगे तो इंसान का मजाक बनने लग जाएगी, उसका फायदा उठाने लग जाएंगी दुनिया, है ना। तो हमेशा आपको क्या कैसे रहना है, टेढ़ा ही रहना है ना। बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा आगे, एमआरआई आपकी मस्तिष्क की होती है, ठीक है, यह आपकी ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। ईसीजी आपकी हो गई हृदय से, ठीक है, बिल्कुल। एंटीबायोटिक वैसी दवाइयां होती है। बात करेंगे इसके आगे कि जिंक का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, यह आपको बताना है। तो जिंक का आपका महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आपके आरपीएफ में एग्जाम में, पिछला आरपीएफ का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, आपकी अग्निवीर में पूछा गया था, ठीक है। तो यह भी छाप के रखना। इनमें से एक है जो पहला ऑप्शन था वो आपका पूछा गया था बीएसटीसी पेपर में, ठीक है। तो सभी बच्चे छाप के रखना। बिल्कुल लाडले, जिंक आपका है केलेमाइन का, किसका, केलेमाइन का। बात करेंगे बॉक्साइड किसका है, एल्यूमिनियम का, किसका है, एल्यूमिनियम का है, जो आपका बीएसटीसी में पूछा गया था, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी आपके मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पीट, ये किसके हैं, आपके लोहा के, लोहा के टाइप्स, ठीक है। और केलेमाइट हो गया आपका जिंक का, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे कि डाइन किसकी इकाई, डाइन किसकी इकाई, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें जल्दी सी। बिल्कुल एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी ग्रुप में एक बार तो जरूर लिंक को दबाकर शेयर कर दीजिए। बिल्कुल लाडले, डाइन किसकी होती है, बल की इकाई होती है, किसकी होती है, बल की इकाई होती है, ठीक है। अब बात करेंगे गुरुजी आपके विद्युत धारा की, तो धारा की इकाई होती है आपकी एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर होती है लाडले, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे गुरुजी द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की क्या होती है, किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्रामों होती है, ठीक है। अब बात करेंगे त्वरण की, तो त्वरण का मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। और बात करेंगे आपके त्वरण के बारे में एक बार थोड़ी सी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। बिल्कुल, त्वरण के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले और कौन बताता है। त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है त्वरण के बारे में। बिल्कुल, बल से संबंधित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वस्तु की, किसी भी वस्तु है उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। यह हमने इसलिए अब लिखाया है क्योंकि आपकी जो आर्मी की पेपर था अभी, उसमें पूछा गया था कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। 18 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो लाडले त्वरण होता है, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा इसका जो मात्रक होता है, इसे मात्रक कौन सा होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कौन सा होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है, बिल्कुल लाडले। इसके अलावा बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें, क्या मुख से करते हैं, त्वचा से करते हैं, गला से या फेफड़ों से, तो किससे करते हैं इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें। स्तनधारी, बिल्कुल मनुष्य स्तनधारी है। जिन सभी जितने भी जीवधारी है उन सभी में जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है वो सारे के सारे जीव आपके स्तनधारी जीव कहलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल लाडले। तो स्तनधारी किससे करते हैं, बिल्कुल लाडले, फेफड़ों के द्वारा करते हैं, किससे करते हैं, फेफड़ों के द्वारा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले कि मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने वाले अंग का नाम क्या है। बिल्कुल छाप दीजिए, देखें एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए एक बार, सभी देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है।
देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पर सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें। बिल्कुल बात करेंगे इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा, क्या परामस्तिष्क होगा या मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा या अनुमस्तिष्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपका अनुमस्तिष्क। क्या होगा, अनुमस्तिष्क का जो मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखने वाला अंग है। बात करेंगे प्रमस्तिष्क की, तो प्रमस्तिष्क लाले इसके अलावा प्रमस्तिष्क की बात कर लेते हैं और ये मोडुला ऑब्लिंगेटा की बात करेंगे। पहले बात करेंगे प्रमस्तिष्क की, तो ये एक ऐच्छिक पेशी है जो संकुचनों को आरंभ करता है और ये कान, नाक, नेत्र से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन पर कार्यवाही करता है। कौन करता है, आपका प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक बचा था, कौन सा बचा था आपका, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो इसके बारे में बात करते जो मस्तिष्क का सबसे निचला भाग, किसका, मस्तिष्क का, मस्तिष्क का सबसे निचला भाग कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो सबसे नीचे की ओर यहां स्थित होता है। ठीक है, जैसे वोमिटिंग की क्रिया होती है वो कौन नियंत्रित करता है, आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। ठीक है, और इसके स्थान का जो मतलब है कि ये जो वह जगह है जहां पे आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, जिससे आपके शरीर की तंत्रिका संकेतों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है, जिससे आपके दिल की धड़कन, सांस लेने, रक्तचाप जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रित करने में यह आपका मदद करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे इसके आगे अगले एक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल अगला एक्शन आपके सामने की गुजरात की राजधानी कहां है। बिल्कुल गुजरात, बिल्कुल जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो पहले 3 बार आपके गुजरात से सीएम पद पे रह चुके हैं, तो लाले गुजरात की राजधानी क्या, अहमदाबाद, पंचमहाल, भावनगर या गांधीनगर। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल जी हां, गुजरात की राजधानी कहां है, गांधीनगर है। कहां है, गांधीनगर है। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा अगले एक्शन की ओर कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम या नाइट्रोजन। तो छाप दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इन गैसों के बारे में कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जिसमें सर्वाधिक पूछा जाता है, तो सर्वाधिक कौन सा है और सबसे कम कौन सा है, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है नाइट्रोजन। क्या होगी, नाइट्रोजन 78.08% आपकी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा उपस्थित होती है वायुमंडल में। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो अगर इसका ध्यान में रखना, आपको 21% दिया मिले तो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर 21% नहीं दिखा होता है आपको वहां पे 20.95%, तो भी आपका राइट ऑप्शन होगा 20.95। ठीक है, एग्जिट मान है 20.95। जब अगर 21% दिया जाए तो आपका 21 राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर दोनों दिया जाए तो 20.95 आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अगला क्वेश्चन कि 10, 20, 30, 40, 50 का औसत ज्ञात करो। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 10, 20, 30, 40, 50 का औसत। देखते हैं, 10 सेकंड का आपके पास समय है, एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। बिल्कुल औसत का हमने जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है मैथ्स के सर के द्वारा, तो जाहिर सी बात आप सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल गुरुजी, देख लेते हैं। बात करते हैं पहले औसत की। किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी, औसत की बात कर लेते हैं। तो गुरुजी सर के द्वारा जो बताया गया था कि औसत का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, यह बताया था मेरे सर के द्वारा। ठीक है, यही तो था। बिल्कुल सर। बात करें राशियों का योग, तो राशियों का योग की बात करेंगे 10
प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। यही तो बताया था गुरुजी ने। बिल्कुल, राशियों का योग हो गया। और बात करते हैं बटे में राशियों की संख्या कितनी हो गई गुरुजी? 5 है तो 5 हो गई। ठीक है, अब बात करें योग करने की तो 10 20 30 30 30 60 60 40 100 100 50 150 तो 150। बिल्कुल सर 150। 150 बटे हुए 5। 150 में 5 का भाग देने पे आपको जैसा मान लिया जाए 5 3 15 3 0 का 0 बच गया तो लाडले 30 इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका औसत कितना है? 30 है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरी तरीके से अपन बात करते हैं कि इसमें पहली संख्या अपोजिट लास्ट, कौन सी? पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या को जोड़कर भाग दे दीजिए, तब आपका राइट ऑप्शन होगा। तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, ठीक है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे हुए 2, क्योंकि 2 संख्या लिखी जाती है तो 2 संख्या हो गई। तो पहली कितनी है? 10, लास्ट संख्या है 50, कितनी हो गई गुरुजी? 60 बटे हुए 2। तो 60 का बटे हुए 2 में करने पे राइट ऑप्शन कितना होगा? 30। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ब ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। 30 इसका राइट ऑप्शन। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8:20 का दर्पण समय क्या होगा? 3:40, 4:40, 5:20 या 3:30? देखते हैं, 5 सेकंड का आपके पास समय है। बिल्कुल, एक बार रामायण की तरह हमने एक सूत्र के बारे में आपको बताया था, उसके तरीके से आप मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो। बिल्कुल, हमें घड़ी नहीं बनानी है। दर्पण कब में दायां का भाग बाएं, बाएं का भाग दाएं, ऐसा नहीं करना। हमने एक सीधा सा एक सूत्र बताया था। कौन सा बताया था? 11:60। 11:60 में से माइनस करने हैं किसको? 8:20 को। समय कौन सा दिया गया है? 8:20 का दिया गया है। 8:20 का दिया गया। 60 में से 20 गए, 40 बचे, और 8 में से 11 गए, 11 में से 8 गए, कितने बचे गुरुजी? 8 में से 11 गए, 3 बचे। 8 से 9 10 11 3 बच गए। 60 में से 20 गए, 40 बच गए, 3 बच गए, 40 मिनट इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 3:40 किसमें? आपके ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, बिल्कुल डाल दे। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और आज की क्लास आपको सभी को समझ में भी आई होगी। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको शाम को 6 बजे मिलते हैं। जो शाम को 6 बजे अपनी साइंस की क्लास आती है उसमें मिलेंगे, और शाम को 8 बजे आपके पास या तो मॉडल पेपर मिलेगा या आर्मी का जो शेड्यूल ओरिजिनल पेपर है जीडी या ट्रेडमैन का, वो आपको मिलेगा। तो शाम को 6 बजे मिलते हैं साइंस की क्लास के साथ। इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत लेते, खुश रहिए, मजाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।